जी जी सुरेंद्र जी। आप वैसे हम लोग दोनों लोग यहाँ बुंदेलखंड के हैं, तो आप मॉस्को का कोर्स करने के बाद जैसे 10-12 साल के लिए पत्रकारिता करते रहे और इसके बाद आप साउथ अफ्रीका के कॉन्गो चले गए 7-8 महीने के प्रवास में। तो हम आपको आज एक विशेष जगह लेके जा रहे हैं, इसलिए कि बुंदेलखंड के होने के बावजूद भी शायद आपको इतनी अद्भुत जगह के बारे में जानकारी नहीं होगी। ये तो हमारी पीढ़ी की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि हम जहाँ रहते हैं ना, हमें वहाँ तमाम ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो अलौकिक हैं और उनकी शैली और उनका बनावट, उनका इतिहास हमें कुछ पता ही नहीं है। बस हम क्या है कि हम आए, शहर में आए और बस पढ़ लिए, लिख लिए, बाहर निकल गए। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, आप कहाँ लेके चल रहे हैं मुझे नहीं जानकारी है। भाई जिस दिन आप आए थे वहाँ से कॉन्गो से, तो एक लंबे समय बाद हमने ये सोचा था कि आपसे कुछ बात करें और उस विषय में जाने के जिस देश में आप थे तो वहाँ क्या रहन सहन है, जलवायु क्या है, लेकिन हमने सोचा इस विषय में किसी दिन फिर बात करेंगे अपन। वो बहुत विस्तार से उस बारे में बात तो करेंगे। आज हमारा उद्देश्य एक विशेष यह है कि हम चल रहे हैं एक चंदेलकालीन बहुत ही बेहतरीन स्थापत्य कला का नमूना है जो हमारे चंदेल शासकों की देन जिनके योग को स्वर्णिक माना जाता है बुंदेलखंड में। अच्छा, हाँ, मतलब चंदेल शासकों के काल में हमारे यहाँ जो निर्माण कार्य हुए हैं अद्भुत है। और एक विशेषता और है इस जगह की, शिव मंदिर है, पुराना शंकर जी का मठ है। इसकी एक विशेषता और है कि मुगल शासकों की इस पे नजर न गई, जो भी कारण रहा हो, एकमात्र ऐसा मंदिर है जो लगभग 90 और 95% सुरक्षित है, तोड़फोड़ बहुत कम हुई उसमें। अच्छा, हाँ, आज हम आपको लेके चले गहरा का शिव मंदिर। गहरा, हाँ, और इसके बावजूद भी अगर समय रहा तो वहीं पास में हमारे बुंदेलखंड के जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं, जो कभी एक भी लड़ाई नहीं हारे, छत्रपाल सिंह बुंदेला जी। छत्रपाल बुंदेला, हाँ, छत्रसाल बुंदेला, छत्रसाल, हाँ, ओरछा के ठीक रुद्र प्रताप सिंह जूदेव के वंशज थे वो। उनके पिताजी का महल है वहाँ पे, चंपत राय का किला नाम से फेमस। चंपत राय, हाँ, वो भी हमारे यहाँ के बड़े प्रसिद्ध शासक हैं। वो हमारे संज्ञान में भी नहीं था, कुछ दिन पहले आया तो हमारी भी जिज्ञासा हुई था ऐसा क्यों है। मतलब ये मुझे चीजें, मतलब बचपन से ये चीजें आकर्षित करती हैं। हमारे यहाँ के इतिहास को, हमारे यहाँ के इतिहास को हुआ क्या, मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब इतनी रोचक चीजें जो अभी आप बता रहे हैं ये हैं हमारे यहाँ, पर हम सिर्फ किस लिए जाने जाते हैं, हम गिट्टी के लिए जाने जाते हैं, हम बालू के लिए जाने जाते हैं, हम सूखा के लिए जाने जाते हैं, हम किसानों की समस्याओं के लिए जाने जाते हैं। भाई इसके अलावा बुंदेलखंड के बारे में और किसी को कुछ नहीं पता। भाई जहाँ तक हमारा अनुभव है तो हमें ऐसा समझ में आया कि हमारे जो कर्णधार शासक रहे उनमें कुछ ऐसे तत्व उनके साथ सम्मिलित रहे कि जिन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि हमारे वैभव की जानकारी हमारी पीढ़ियों को लगे। हमें कुछ जानकारी नहीं थी, हम इंटरमीडिएट तक साइंस के विद्यार्थी रहे जी। इसके बाद हमने सोशल वर्क के क्षेत्र में MSW किया। उस समय तक भी हमें कोई ऐसी अपने बुंदेलखंड के बारे में, भारतवर्ष के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ा तो हमें जिज्ञासा हुई कि आखिर हमें अपने इतिहास और हम मतलब हमारा सफर कहाँ से चला, कहाँ किस मुकाम से होते हुए हम आज यहाँ हैं। और हमारे यहाँ की जैसे हमारा क्षेत्र बुंदेलखंड जाना जाता है आज भूख के लिए, पलायन के लिए, पानी की कमी के लिए। तो हम तो पढ़ते आए हैं कि पानीदार यहाँ का पानी, आगे यहाँ का पानी, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि ये किस परिवेश में कब लिखी गई बातें हैं। और उस समय जिसने भी ये लिखा, बोला, कहा, उस समय उसने कुछ देखा होगा ना। बिना देखे कैसे आदमी कुछ नहीं लिख सकता। जब मैं बहुत घूमा हूँ अपने जीवन में, मैं चाइना भी रहा हूँ, अभी हाल ही में मैं अफ्रीका से लौटा हूँ और देश के भी कई कोने मैंने देखे हैं। अभी मैं भीमा शंकर यात्रा पे गया था जी, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो मैं घूमा बहुत हूँ, मैंने कई तरीके के समाज देखे हैं, कई तरीके के परिवेश, खान पान, सब कुछ देखा है मैंने हर जगह ये देखा है। जैसे हम भीमा शंकर के उधर उदाहरण
बहुत छोटी सी जगह है और वहीं नज़दीक में माथेरान है, लोनावला है, खंडाला है। गानों में भी इस्तेमाल, आपने जगहों के नाम सुने होंगे जी। यहाँ जब मैं गया, मैं इन जगहों पे पहुंचा जी। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है वहाँ पर, मतलब ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो उन्हें बहुत ही, जैसे माथेरान एक जगह है जी। वो एक ऊंची क्लिफ है, वहाँ ऊपर की तरफ पूरा जंगल है, जंगल के बीच में अंग्रेजों के बनाए हुए बंगले हैं पुराने, जो अब लोगों ने या तो खरीद रखे होंगे या उन्होंने किसी से लीज पे रखे होंगे और उन्हें होटल की तरह चलाते हैं। वहाँ उन्होंने उस पहाड़ी के ऊपर पॉइंट बना रखे हैं कि सनसेट पॉइंट है, ये भाई विक्टोरिया झील है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। मतलब वो सब कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है। वैसी पहाड़ियाँ, वैसे पॉइंट, सब कुछ है हमारे, लेकिन वो ब्रांडिंग करने में सफल है। हम ब्रांडिंग करने में पूरी तरीके से असफल है। हमारी ब्रांडिंग ये है कि हम सूखा प्रभावित हैं, हमारे यहाँ पैसा नहीं है, हमारे यहाँ कुछ है नहीं। अब हम हजारों लाखों रुपए हमारे यहाँ के लोग खर्च करके वहाँ जाते हैं, हम क्यों नहीं डेवलप कर लेते? नहीं, वो तो हमारी चीजों की ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी तो छोड़ो। जैसे बाबा रामदेव जी से पहले योग शायद है कि बहुत कम लोग जानते हो, योग को एक बड़ी क्लिष्ट और कठिन विधा माना जाता था, लेकिन धीरे पश्चिमी लोग आए, उन्होंने कहा योगा के नाम से उन्होंने वो किया। अगर बाय द वे भाई है तो हमारे प्राचीन ऋषियों की, महर्षि पतंजलि ने योगा पे अष्टांग योग लिखा, लेकिन वर्तमान उसका श्रेय उसका सरलीकरण करके जो आम जन तक उसको पहुंचाया, उसके लिए बाबा रामदेव का श्रेय देखो है। ये बात मानना पड़ेगी। और आज जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, लोग भूल चुके थे योग को, लोग योग को भूल चुके थे। और जब ये रामदेव जी आए तो इनको इस बात का पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा अलग जगाया कि अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अपने लोग उसको योगा बोलते हैं, राम को रामा बोलते हैं, शिव को शिवा बोलते हैं। अच्छा, वो हमारी एक अपनी बेवकूफ़ी है, मैं उसको बेवकूफ़ी कहूँगा। अच्छा, हमको इस बात को बहुत अटल रहना चाहिए कि नहीं भाई, योग है हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई सौगात है। भाई कभी कभी तकलीफ इस बात की भी होती है, जैसे हमारे यहाँ भाई जैसे पश्चिम का नैरेटिव जब कमजोर होता है किसी चीज में, वो कमजोर पड़ने लगते हैं, तो हमारे एक चीज वो पैसा दे के या भड़का के या हमारे यहाँ के लोगों की अज्ञानता है कि जैसे बाबा रामदेव ने स्वदेशी को प्रचार दिया, तो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारे लोगों ने कहा लाला रामदेव, तो हम ये सोचते हैं कि भाई लाला रामदेव, हम व्यापारी मान रहे हैं बाबा रामदेव को, ठीक है बिल्कुल, लेकिन जैसे कोरोना काल में त्रासदी उत्तराखंड में जब हमारे यहाँ केदारनाथ में त्रासदी आई तो कितनी बड़ी मदद पहुंचाई उन्होंने लोगों को। क्या आपने कभी सुना है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो या विदेशी जो भी कंपनियां हैं, जैसे हॉर्लिक्स वाली हैं, ब्रिटानिया है, जो भी विदेशी कंपनियां, पेप्सी है, कोला है, इन्होंने तो कोई मदद नहीं की। तो हम अगर लाला रामदेव भी माने उन्हें, तो वो कम से कम आपदा पे भाई पैसा कमा रहे हैं तो मदद तो कर रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये हमें विचार समझ में नहीं आता है कि विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ से पैसा कमा ले जाए, वो एक छदाम भी हम पे खर्च ना करे, वो हमें मंजूर है। लेकिन अगर हमारा व्यक्ति कोई पैसा कमा रहा है, हमारे देश का व्यक्ति कमा रहा है, वो देश में भी कुछ लगा रहा है, गुरुकुल चला रहा, आपदा में मदद कर रहा, तो ये विचार क्यों है कि ये नैरेटिव पुश किए जाते हैं या क्या है इसका कारण? मैं मुंबई में एक बड़ी रोचक जगह पे बैठा हुआ था, ईवर हिल्स बोलते हैं, संजय गांधी अभयारण्य क्षेत्र में। वहाँ पर भी लोगों ने मतलब अच्छे रिजॉर्ट बना रखे हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बहस चल पड़ी कि बाबा रामदेव आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं बनाते। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम इस तर्क को मान भी लें, मैं तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी हम मान लें, क्योंकि वो हर प्रकार की कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में हर प्रकार की जांच से होकर गुजरता है, उसके बाद ही उसे FSSAI लाइसेंस देता है। और इतने बड़े घोटाले गमले नहीं किए जा सकते कि आप केमिकल को आयुर्वेदिक के नाम पे बेच सकें, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं उनकी बात मान लेता हूँ। तो भी मैं कोलगेट और क्लोजअप का केमिकल क्यों इस्तेमाल करूं? मैं अपने ही दंत कांति वाला केमिकल, जब मुझे केमिकल ही इस्तेमाल करना है तो मैं अपने ही देश के किसी आदमी का केमिकल इस्तेमाल कर लूंगा ना। वो पैसा मेरे देश के आदमी के किसी जेब में चला जाएगा, उस पैसे का मेरे देश में ही कहीं इस्तेमाल, मेरे देश का आदमी खा भी जाएगा तो भी वो अपने ही देश में तो रहेगा पैसा।
वो खा के क्या करेगा? गाड़ी खरीदेगा, वो हमारी इकोनॉमी में पैसा जाएगा। खा के क्या करेगा? वो मकान बनाएगा, वो भी हमारी देश की इकोनॉमी में पैसा जाएगा। लेके स्पेन, अमेरिका और ब्रिटेन तो नहीं चला जाएगा कि कोई चाइनीज कंपनी है और उसने हमसे पैसा कमा लिया और वो निकल गए, उन्होंने दे दिया अपना कि हमारी तो पेरेंट कंपनी बैठी हुई है बीजिंग में, उन्होंने उठा के पैसा वहाँ दे दिया कि हमारा तो पूरा इंटरेस्ट उधर जा रहा है। मतलब और कल को आपके देश में कोई समस्या खड़ी होगी तो सब बोरिया बिस्तर बांध के निकल भी जाएंगे। तो हम अपना केमिकल खा लेते हैं ना, हम कोलगेट का केमिकल क्यों खाएं? तो मैं तो यहाँ तक मतलब इस बात को कहता हूँ कि हाँ ठीक है भैया, पहली बात तो ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा 1% में ये मान लूं कि हाँ भाई वो आयुर्वेदिक के नाम पे केमिकल बेच रहा है, तो हम अपने देश का केमिकल खा लेते हैं, क्या दिक्कत है? भाई हमारे कहने का मतलब ये है कि लोगों में इस चीज की जागरूकता, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल हम लोग बातचीत में हमारे यहाँ की चूंकि विषय और समस्याएं इतनी बड़ी बड़ी है कि हम लोग बातचीत करते हैं, विषयांतर होगा इसमें, तो मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ। आज हम इस यात्रा पे सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि एक तो आप उस स्थान पे गए नहीं है तो आपकी वहाँ की भौतिक यात्रा हो जाएगी। बहुत उत्साह है। मैं एक बार पुनः वहाँ पे जो शिवलिंग है उसके दर्शन हो जाएंगे। दूसरा, जो लोग हमें देख रहे हैं, दर्शक लोग हैं, वो भौतिक यात्रा भविष्य में करें, इसकी मैं कामना करता हूँ, उन्हें सुझाव भी देता हूँ कि जरूर करनी चाहिए। लेकिन आज एक उनकी भाव यात्रा हो जाएगी, उन्हें उस स्थान के बारे में, हमारे बुंदेलखंड, हमारे भारतवर्ष की परंपराएं, हमारे यहाँ की स्थापत्य कला। मैं कहता हूँ कि अगर आपकी वजह से कोई एक व्यक्ति भी प्रेरित होकर यहाँ आ सके तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही वो किसी और को प्रेरित करेगा। इस तरीके से हम अपनी जगहों की, अपनी कला की, अपने भोजन की, अपनी स्थापत्य कला की, ये हमारी जिम्मेदारी, हर बुंदेलखंडी की ये जिम्मेदारी बनती है। तो वो अपने लोगों। फिलहाल कुलदीप जी, केवल हम दर्शकों के लिए ये बता दें कि यह स्थान जो है झांसी से 50 किलोमीटर दूरी पर है। खजुराहो रोड पर बगरा जो एक स्टेशन पड़ता है, छोटा सा ब्लॉक है, हाँ, वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर अंदर जाना पड़ता है इसमें। बंगरा से मतलब हम किस ओर बढ़ना पड़ता है? बंगरा से बाएं तरफ या तो बल्दन वाले रोड से अपन पहुंच सकते हैं, या वहाँ से पलरा गांव है, पलरा से होते हुए वहाँ पहुंचेंगे। और अब चूंकि अपनी वार्ता काफी हो चुकी है, जानकारी भी काफी पहुंच गई, तो हम सोचते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसको यहाँ पे विराम दे दें, क्योंकि अपन लोग पहुंचने ही वाले हैं, हम लोग निवाड़ी पहुंचने वाले हैं इस समय। बाकी की जो जानकारी हम एक नए फ्रेश वीडियो में वहाँ पे पहुँच के उस मंदिर के बारे में पूरी उसका दृश्य भी दिखाएंगे, बहुत मनोरम दृश्य है, और वहीं पे हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं।